रामनवमी के दिन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कैंपस में हंगामा हुआ। लेफ्ट यूनियन के छात्रों ने आरोप लगाया है कि एबीवीपी से जुड़े लोगों ने नॉनवेज खाने से रोका। वहीं एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने रामनवमी के मौके पर लेफ्ट यूनियन के छात्रों पर पूजा रोकने का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक इस हंगामे और झड़प में 6 लोग घायल हुए। हालांकि अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है। लोग का बेसिकली अपना अपना सबका काम चल रहा था, किसी को कुछ नहीं पता। दोपहर में मैसेज सर्कुलेट होना शुरू किया कि एबीवीपी के लोगों ने मेस सेक्रेटरी को भी धमकाया और दिन में जो खाना आया था उसको भी वापस भिजवा दिया। तो आज संडे है, संडे के दिन में जेएनयू के हर हॉस्टल में वेज और नॉनवेज दोनों खाना बनता है। तो वेज खाना तो बन गया, लेकिन नॉनवेज खाना को वो लोग वापस भिजवा दिए। तो आधे लोगों से ज्यादा का खाना ही नहीं बना था। तो उसी समय लेटर लिखा गया कि एबीवीपी ने ऐसा किया है। मिस वार्डन को भी एक लेटर दिया गया कि आप बाकी लोगों का खाना अरेंज करवाइए, लेकिन वो खाना अरेंज नहीं करवाया गया। जब 7:30 बजे जब सारे स्टूडेंट गैदर होकर बोलने लगे कि खाना कहाँ है, तो एबीवीपी के लोग आके वहाँ भी हंगामा शुरू कर दिए कि हमारी मर्जी है, हम नहीं खाते वेज, तो आज कोई भी नॉनवेज नहीं खाएगा। इस तरीके की बातें करने लगे और उसके बाद वो लोग बेसिकली धक्का मुक्की करने लगे। उसमें ही उन्होंने मुझे पेट पे मारा, मेरा फोन लेके इसको तोड़ दिया। इसमें बहुत सारे फुटेजेस थे जिसमें वो मारपीट कर रहे थे, इसीलिए वो लोग तोड़े। मेरे बाइक जो बाहर रखा हुआ था हॉस्टल का, उसको भी तोड़ दिया गया। देखिए, अंदर वो लोग बहुत मारपीट किए, कावेरी के अंदर बहुत पत्थरबाजी किए। उसके बाद अभी पुलिस को हम बार बार फोन किए तो पुलिस आई, लेकिन पुलिस भी किसी को भी रोकी नहीं। बाद में वो मारपीट करके थक के जब चले गए तो अभी जाके थोड़ा शांत हुआ है। और हमारे बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में जिनको चोट लगी है। कितने लोगों को चोट लगी है? कुछ बहुत लोगों को लगी है, 50-60 लोग से ज्यादा लोगों को चोट लगी है। ये जो आज पूरा जो खेल है ये शाम के 4-5 बजे करीब से चल रहा है। ठीक है, बेसिकली हो ये रहा है कि रामनवमी का पूजा था, कावेरी छात्रावास है, वहां पर मेस के पीछे उन लोगों ने कोई हवन या पूजा रखा था। उससे कोई दिक्कत नहीं है। वहां के उस छात्रावास के जो भी छात्र थे, जो भी स्टूडेंट थे, उनका ये मानना था कि आप कुछ भी करें, किसी का कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स यहाँ पर हर्ट नहीं होगा। लेकिन उन लोगों का ये कहना था कि अगर हम यहाँ पर पूजा, एबीवीपी की तरफ जो लोग थे उनका मानना था कि हम लोग यहाँ पर जब तक पूजा पाठ करेंगे या हवन करेंगे, इस मेस में नॉनवेज नहीं बन सकता है। उसी छात्रावास के कुछ छात्र ऐसे थे जिनका ये कहना था कि आप अपनी सारी चीजों को हमारे ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं। अभी फिलहाल सिचुएशन ये है कि वो लोग लगातार स्लोगनबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत में जो रहना होगा जय श्री राम कहना होगा। और लगातार छात्रों पे मतलब उनको प्रोवोक किया जा रहा है, उन लोग को मारने के लिए लोग परेशान कर रहे हैं। लगातार पत्थरबाजी पुलिस के सामने भी चल ही रही है लगातार। और गुड़ी पड़वा के दिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों का विरोध किए जाने के बाद रविवार को दादर स्थित शिवसेना भवन के सामने एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर लगाया और एक बार फिर शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठाया। रविवार सुबह मुंबई के दादर इलाके में स्थित शिवसेना भवन के सामने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं की ओर से लाउडस्पीकर पर भजन बजाए गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की ओर से मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का विरोध किए जाने के बाद से ही एमएनएस कार्यकर्ता जगह जगह पर लाउडस्पीकर बजाते नजर आए हैं। और इसी सिलसिले में रामनवमी के दिन शिवसेना भवन के बाहर लाउडस्पीकर बजाया गया। इस मामले में 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ठीक है, मुझे पहली तो एक बात समझ में नहीं आती है कि शिवसेना भवन क्या कोई मस्जिद है कि उसके सामने हनुमान चालीसा लगाएगा, इसके लिए अरेस्ट किया? ये पहले सवाल का जवाब मुंबई पुलिस ने देना चाहिए। दूसरी बात, आज रामनवमी है, इसके लिए हनुमान चालीसा लगाया, तो इसमें क्या बात हो गई? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। उसमें डिटेन करने वाली क्या बात हो गई? ये ठाकरे सरकार है या तालिबान की सरकार है, ये सवाल पैदा होता है। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना पिछले 25 साल से बीएमसी की सत्ता में है, जहां आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। और इन चुनावों से पहले राज ठाकरे अब हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को ही घेरने की कोशिश करते दिख रहे हैं। पिछले हफ्ते शिवसेना भवन के बाहर एमएनएस की ओर से पोस्टर लगाकर शिवसेना की हिंदुत्व पर सवाल भी उठाया गया था और कहा गया था कि ये बाल ठाकरे वाली शिवसेना नहीं है। उधर शिवसेना एमएनएस को ज्यादा तरजीह देती नजर नहीं आ रही है। जो खत्म हुआ पक्ष हैं, वो खुद को पुनर्जीवित करना चाहते हैं।
मैं उन पर कोई बात नहीं करूंगा। हमारा हिंदुत्व सबको पता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो वचन हमने लोगों को कल दिया है वो हम पूरा करेंगे। लाउडस्पीकर की ये लड़ाई मेरे पीछे मौजूद इसी बीएमसी की सत्ता पाने के लिए की जा रही है। शिवसेना के हिंदुत्व पर एमएनएस के अलावा बीजेपी भी हमलावर है और बीएमसी चुनावों से पहले बीजेपी और एमएनएस के बीच नजदीकियां बढ़ती दिख रही हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। नोएडा में बिल्डर माफिया द्वारा गड़बड़ियों की नींव पर खड़े किए गए ट्विन टावर को तोड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रविवार को इसका ड्राई रन किया गया। इसके तहत 32 मंजिला इमारत के कुछ फ्लोर्स पर हल्के विस्फोट किए गए। नोएडा में अवैध तरीके से बने ट्विन टावर को गिराने का जो ड्राई रन है वो शुरू हो चुका है। आप देखें कि अभी हल्के ब्लास्ट हुए हैं। ये ब्लास्ट जो 13वीं मंजिल पर और इसके बेसमेंट पर विस्फोटक रखे गए थे उसमें ब्लास्ट कराया गया है। ये एक ड्राई रन है। ड्राई रन के तहत ये देखा जा रहा है कि बिल्डिंग में कितना कंपन होगा और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। 2 हल्के धमाकों के साथ 103 मीटर ऊंची और 32 मंजिला इमारत को जमींदोज करने का रास्ता लगभग साफ हो गया। रविवार को इमारत को ध्वस्त करने का ड्राई रन किया गया, जिसके तहत इमारत के सामने के रास्ते बंद कर दिए गए। आसपास रहने वाले लोगों से कहा गया कि वो इमारत में विस्फोट होने के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक घरों से ना निकलें। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से आप बोलेंगे तो दोनों सोसाइटीज़ को रिक्वेस्ट की गई है कि वो लोग नीचे ना आवे, नीचे टहले नहीं, अपनी बालकनीज में आके जाके नहीं, डोर्स बंद रखे, विंडोज बंद रखे। सो इट्स जस्ट एक स्टेप फर्दर सेफ्टी के लिए है, जाकि हमने कॉलम्स इतने कवर करके रखे कि वहाँ से कुछ भी चीज़ बाहर आना नामुमकिन है। पलवल से विस्फोटक लाने के बाद ट्विन टावर की 13वीं मंजिल और बेसमेंट में 5 किलो विस्फोटक रखा गया और दोपहर ठीक 2:30 बजे धमाके किए गए। धमाके के बाद कंपन को मापने के लिए आसपास 3 सेंसर लगाए गए, जिनमें से एक सेंसर पास से गुजर रही गैस की पाइपलाइन के ऊपर लगाया गया। ड्राई रन के बाद अगले 15 दिन तक अब इसका विश्लेषण होगा। How was dry run? It was good, yeah. ड्राई रन अच्छा रहा, सब सही गया। हमें सारी सूचना मिल गई थी। अब हम डिटेल में स्टडी करके ही आगे कुछ करेंगे। And then we take it further. From there we do our final design. भारत की एडिफिस कंपनी दक्षिण अफ्रीका की जेट डेमोलिशन कंपनी के साथ मिलकर इस ट्विन टावर को कुछ इस तरह गिराएगी। दावा किया जा रहा है कि ट्विन टावर का मलबा आसपास नहीं गिरेगा, हालांकि धूल का गुबार जरूर निकलेगा, जिससे बचने के लिए एहतियाती उपाय किए जाएंगे। ड्राई रन के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो 22 मई को महज 9 सेकेंड के अंदर ये ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। न सिर्फ ट्विन टावर बल्कि बिल्डर माफियाओं और सरकारी अफसरों के गठजोड़ का एक अध्याय भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद इस तरह की अवैध इमारतें बनाने के पहले ये लोग एक बार जरूर सोचेंगे। नोएडा से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। 103 मंजिली इमारत को जमींदोज करने की तैयारी है और गाजियाबाद देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। प्रदूषण कम करने के लिए जापानी तकनीक का प्रयोग कैसे हो रहा है, देखते हैं हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की यह रिपोर्ट। गाजियाबाद का साई उपवन 5 महीना पहले कुछ इस तरह दिखता था, लेकिन रविवार को जब गाजियाबाद नगर निगम की टीम यहां पहुंची तो हरियाली देखकर हैरान रह गई। इस इलाके में 2100 पौधे लगाए गए थे, जो आज एक छोटे जंगल की शक्ल अख्तियार करते दिख रहे हैं। लंग्स ऑफ गाजियाबाद के नाम से हम लोगों ने एक अभियान चलाया था कि भाई जैसे हमारे शरीर को साफ रखने के लिए लंग्स जो है साफ हवा देते हैं, इसी प्रकार से अगर आप लंग्स ऑफ सिटी की बात करें, लंग्स ऑफ गाजियाबाद की बात करें, तो ये जो अर्बन फॉरेस्ट हैं ये लंग्स बन सकते हैं। गाजियाबाद में प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए जापान की मियावाकी पद्धति से छोटे छोटे जंगल लगाने की नीति अपनाई गई है। इसके तहत
गाजियाबाद की 20 जगहों पर 5 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर अर्बन फॉरेस्ट्री विकसित करने की योजना है। एक मियावाकी स्टाइल ऑफ प्लांटेशन अगर हम लोग करें, मियावाकी बेसिकली जापानीज कॉन्सेप्ट है, वहाँ के एक एनवायरमेंटलिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। तो उसमें बेसिकली हम लोग जो प्लांटेशन करते हैं, अगर मैं बहुत कम शब्दों में समझाऊं, तो एक ज़मीन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद में उसमें उस कंप्लीट बेड को चेंज करते हैं, उसको ट्रीट करके मिट्टी को बेड बना के, और जब हम पेड़ लगाते हैं, और पेड़ भी जो है काफ़ी ग्रुपिंग में लगाए जाते हैं। तो इनफैक्ट हमने इसमें जो फ्रूट्स हैं उसके भी पेड़ लगाए हैं, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है, जो मंकी मेनास रहता है सिटीज़ में, अगर वो अर्बन फॉरेस्ट अगर इस तरह के डेवलप हो तो वो सारे लोग चीज़ें जो हैं वो वन्यजीव है, एक तरह से बंदर भी, तो वो इधर शिफ्ट हो सकते हैं। गाजियाबाद देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। खासतौर पर यहाँ की हवा में धूल और धुएं के कण बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में अन्य तरीकों के साथ प्रदूषण से निपटने का ये भी एक तरीका है, लेकिन ये तभी कामयाब हो पाएगा जब इस पर सभी जगह गंभीरता से लगातार काम किया जाएगा। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।